साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के चैनल पर। साथियों आज का टॉपिक है जाति। लोगों के दिमाग में जातियों के बारे में ऐसा सिस्टम बन गया है कि हर जाति का आदमी ये सोचता है कि उसकी जाति प्राचीनतम है और वो ये सोचता है कि जब से इंसान बना उसकी जाति उस समय से बनी हुई है। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, भौगोलिकों ने, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से विकसित होकर यहाँ तक पहुँचा है। बहुत सारे ट्रैवलर्स रहे हैं, बहुत सारे यात्री रहे हैं जिन्होंने जातियों के बारे में, देश के बारे में, देश के भूगोल के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ उस पे पढ़ा है। तो आज हम एक ऐसी जाति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो कि आज की डेट में तो उसका वर्चस्व इतना नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में वो जाति के रूप में थी या कबीले के रूप में थी या वो किसी स्थान के रूप में था, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था और उस जाति से सामान्य जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, बहुत सारी जातियों के लोग उससे मिले हुए हैं और उसी जाति या उसी जो है डिवीज़न से लोग निकले हुए हैं। तो साथियों आज की जो जाति है वो है पासी। इस पे हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहते हैं और कुछ हम इस पे बताना चाहते हैं आपको। आज के समय में पासी जाति अनुसूचित जाति या दलित जाति के रूप में जानी जाती है, परंतु पासी और उससे संबंधित जातियां अपनी पुरानी पहचान जो एक लड़ाकू जाति के रूप में जानी जाती थी पाने के लिए बेकरार है। आधुनिक समाज के इतिहासकार और लेखक वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद को सर्वाधिक प्राचीन मानकर संस्कृति भाषा और देवनागरी लिपि को प्राचीनतम मानकर इतिहास और साहित्य गढ़ते हैं। पर ये सही नहीं लगता क्योंकि आधुनिक खोजों ने वेद पुराणों के लेखन के समय और संस्कृत भाषा की आयु की असलियत हमारे सामने लाकर रख दिया है। परंतु आज से 25-30 वर्ष पूर्व ये इतना आसान नहीं था। इसलिए तो सभी जाति के लोग अपना उद्भव संस्कृत में खोजने का प्रयास करते हैं। पासी का भी अर्थ संस्कृत में पासी जाति के इतिहासकारों ने पा धन असी संधिविच्छेद करके लगाया है, रखा है आपके सामने। पा का अर्थ पंजा, असी का अर्थ तलवार को दिखाते हैं। पर पासी शब्द का उद्भव संस्कृत भाषा के उद्भव के बहुत पहले का है। संस्कृत भाषा और नागरी लिपि का उद्भव तो आज से 1400 से 1500 वर्ष पूर्व ही देखा जा सकता है। पर पासी शब्द या यूं कहें कि प्रासी शब्द लगभग 4500 वर्ष पुराना है। इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो पासी से मिलते जुलते हैं। नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक जिन्हें हम आदिनाथ या ऋषभदेव के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम पसेन था। इनका समय काल हड़प्पा काल माना जाता है। नंबर 2, बुद्ध परंपरा के 22वें बुद्ध का नाम विपस्सी बुद्ध था, जिनका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास था। प्राकृत भाषा में पश्य का अर्थ देखना, पस्सी का अर्थ देखने वाला, विपस्सी का अर्थ विशेष रूप से देखने वाला, जो संसार के अंदर बाहर की दुनिया को विशेष रूप से देखते हों या जानते हों, समझते हों, इसलिए इनका नाम विपस्सी बुद्ध पड़ा। इन्हीं के नाम पर विपश्यना का प्रचलन हुआ। फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि विपस्सी बुद्ध उनसे लगभग 1300 वर्ष पूर्व हुए थे। विपस्सी बुद्ध का साक्ष्य भरहुत स्तूप पर मिलता है, जिस पर लिखा है भगवतो विपश्यनो बोधि। दूसरा साक्ष्य सांची स्तूप में, तीसरा अजंता की गुफा संख्या 17 में मिलता है।
सप्तबुद्ध विपस्सी बुद्ध से ही प्रारंभ होता है। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, 305 ईसा पूर्व वो भारत आए थे, जिसने भारत के लोगों को मेगस्थनीज, डायोडोरस, नीतीश के सेन गुप्ता, हेमचंद्र राय चौधरी, इन सभी का मानना है कि सिंधु नदी से लेकर के मगध तक का जो एरिया था, यहाँ के लोग प्रासी के लोग थे, इनको प्रासी कहा जाता था। और बंगाल तथा पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, इनको गंगा रिदोई कहा जाता था। ये दोनों ही कबीले बहुत नज़दीकी से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेगस्थनीज ने भारत में बहुत सारे कबीलों का वर्णन किया है। उन्होंने भारत के लोगों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। प्रासी शब्द की व्याख्या को समझने के पूर्व हम राजीव पटेल द्वारा लिखित पुस्तक वैदिक युग में घालमेल को लेते हैं, जिसके पेज नंबर 52 पर इतिहासकार राजीव पटेल ने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उसके स्थान पर हम प्रासी शब्द लेते हैं। और वो ऐसा इसलिए है कि मैं मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित शब्द प्रासी शब्द को इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि जो राजीव पटेल हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो नीचे वाला रा है और बीच वाला जो नीचे का रा होता है, या ऊपर वाला जो रा होता है, आखिरी में जो होता है, वो भारत में एग्जिस्ट नहीं करता था, भारत में विद्यमान नहीं था। इस प्रासी शब्द पर सबसे प्रमुख बात यह है कि आज जिस प्रकार से नागरी लिपि द्वारा बनने वाले शब्द के प्रारंभ से लेकर बीच या अंत तक के व्यंजन में रा का संयुक्त प्रयोग होता है, उस प्रकार से पूर्वकालीन पाली प्राकृत भाषा में बनने वाले किसी भी शब्द के प्रारंभ से पूर्व शुरू होते हुए या बीच और अंत के व्यंजन में रा का संयुक्त प्रयोग नहीं होता था। उस समय बहुत आवश्यक होने पर बीच या अंत वाले व्यंजन के साथ एक सामान्य रूप में उसी व्यंजन का संयुक्त उपयोग होता था, लेकिन प्रथम व्यंजन के साथ किसी भी परिस्थिति में र या किसी भी व्यंजन का संयुक्त उपयोग कतई नहीं होता था। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो प्रथम संयुक्त शब्द हैं, जैसे प्रिय, इसको जो है पिय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रीति है, प्रीति को पीति, प्रेम है, प्रेम को पेम, क्रोध है, क्रोध को क्रोध, प्रकोप है, प्रकोप को पकोप, प्रजा है, प्रजा को पजा, प्रतीत है, प्रतीत को पटीच, प्रणाम है, प्रणाम को प्रणमामि, प्राणी को पाणा, त्रिसरण को तिसरण, ग्राम को गाम, प्रदेश को पदेश। और बीच का जो संयुक्त शब्द होता है, उसमें आपका पराक्रम है, पराक्रम का पराक्रम है, निर्वाण है, निर्वाण का निब्बान है, निर्मित है, निर्मित का निमित्त है, दर्शन है। कुछ पासी इतिहासकार पास को रस्सी से रिलेट करते हैं, पर अगर हम जो है पाली में देखेंगे तो पास रस्सी से बंधना नहीं बल्कि मोह माया के बंधन से बंधना हो सकता है। इसी बंधन से मुक्त करना अर्थात विद्वान वर्ग को भी पसी ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि पस का अर्थ देखना, पस्सी का अर्थ देखने वाला, विपस्सी का अर्थ विशेष रूप से देखने वाला, विपासी, विपसी आदि इन तमाम नामों में संसार के अंदर बाहर विशेष रूप से या दिव्य रूप से देखने वाला, समझने वाला व्यक्ति हो, तभी तो वो अब बंधन से मुक्त कर सकता है। जो आप सांसारिक बंधन से बंधे हुए हैं, उससे भी वो मुक्त कर सकता है। पासी, पस, पास इत्यादि इससे रिलेट करते हैं। कुछ इतिहासकारों ने जो है प्राच्य से पासी को जो है बताया है, प्रासी को प्राच्य से रिलेट किया है। नंदो मौर्यों को भी प्रासी राजा कहा गया है, अर्थात पासी राजा कहा गया है। मौर्य वंश का पतन 184 ईसा पूर्व दिखाई देता है। वहीं 110 ईसा पूर्व में विदिशा में नवनाग अर्थात भारसियों के राज्य की स्थापना हो रही है।
जो बाद में पद्मावती, मथुरा, कांतीपुर आदि स्थानों पर भारसू वंश ने गुप्त काल के साथ साथ शासन किया, जिसमें पद्मावती वाली शाखा टाकवंशी अर्थात पासी वंशी कहलाई, मथुरा वाले यदुवंशी कहलाए। बहुत सारी जातियां इससे भी अपने आप को जोड़ती हैं, जो कि सही भी है, उनका जोड़ना जोड़ भी सकती हैं, क्योंकि अधिकतर जातियां इन्हीं से जो है बाहर आई हैं। अगर हम सारी एससी और एसटी ओबीसी की जातियों को जो है भारसीय या जो प्राचीन भारत में पसेन, पस्सी और विपस्सी जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। अब पासी पाली प्राकृत का शब्द है या द्रविड़ शब्द है, ये शोध का विषय है। पर इतना तो पक्का है कि पासी संस्कृत का शब्द नहीं है, इसलिए संस्कृत का संधि विच्छेद भी यहाँ काम नहीं आएगा। उसका अर्थ जो लगाया गया है वो भी सही नहीं हो सकता। पासी हड़प्पाई शब्द है, क्योंकि पसेन हड़प्पाई चरित्र है, जहाँ से पाली प्राकृत का उद्भव शुरू हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पासी का आज के आधार पर या संस्कृत के आधार पर किया गया संधि विच्छेद भी सही नहीं होगा। पर जिस तरह से मेगस्थनीज डायोडोरस, नीतीश के सेन गुप्ता और हेमचंद्र राय चौधरी ने प्रासी के बारे में वर्णन किया है कि सिंधु नदी से लेकर मगध आधुनिक बिहार तक प्रासी और बंगाल के आगे गंगा रिदोई के लोग रहते थे, जो आपस में काफ़ी नज़दीकी से बंधे हुए थे। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना नाम अपने स्थान के नाम पर रखते थे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पद और प्रतिष्ठा के नाम पर भी अपना नाम रखते थे, लेकिन जाति के नाम पर उस समय तक तो दिखाई नहीं देता है। मैगस्थनीज ने भी ऐसा बोला है कि भारत 7 वर्गों में विभाजित था। डायोडोरस ने भी इसका वर्णन किया है, एरियन ने भी इसका वर्णन किया है, फाहियान और हेनसंग ने भी इसका वर्णन किया है कि भारत 7 वर्गों में विभाजित था। कुल मिलाकर पासी एक सम्मानजनक शब्द दिखाई देता है, जिसे बड़े बड़े महागुरु जैसे आपके ऋषभदेव का भी नाम था, और प्रसेनजीत राजा जो थे उनका भी नाम था। तो इस क्षेत्र के लोगों को पासी कहा जाता था जब मैगस्थनीज ने इसका वर्णन किया है। अशोक ने सहसाराम के लघु शिलालेख में एक इस देश का नाम जम्बूद्वीप सी लिखा है, मतलब यहाँ भी पसी और पासी शब्द है। मेगस्थनीज ने यह भी लिखा है कि यहाँ के लोग बहुत वीर हुआ करते थे, जिन्हें युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर भारत में जितने लोग थे वह सभी पासी के नाम से जाने जाते थे। इसको समझने के लिए भारसू काल से लेकर राजपूत काल तक के इतिहास का विस्तृत अध्ययन जरूरी है, जहाँ से जातियों का उद्भव शुरू हुआ है। दूसरा यह कि पासी जाति के रूप में भारत सरकार के अधीन एक किताब लिखवाई गई थी, सेंसस ऑफ इंडिया 1971 सीरीज़ 1, इंडिया मोनोग्राफ सीरीज़ 1 पार्ट 5। पासी के पेज नंबर 3 पर चौथे पैरा में गूजर, ग्वाल, अहिर, आरक, खटिक, बहेलिया पासी की सब डिवीज़न है, जिसमें इन्होंने भर और पचर को भी शामिल किया है। कुछ लेखकों और कहावतों के अनुसार वैश्य, परिहार, गौतम, मिश्र जैसी जातियां भी पासी ग्रुप से निकली हैं। इतिहासकार नवल वियोगी के अनुसार अधिकतर राजपूत जातियां जो आदिवासी या शूद्र थीं ने हिरण्यगर्भ संस्कार से अपने को राजपूत बनाया। उस समय शूद्र जैसा नाम कुछ नहीं था, पर वहाँ यहाँ के जो शासक थे, जब परिवेश बदलने लगा तो उन्होंने नए नए नाम धारण किया, जो कि कुछ राजपूतों के नाम पे, कुछ किसी के नाम पे, कुछ किसी के नाम पे, ऐसा सामने आने लगा आपके। इस संस्कार में, हिरण्यगर्भ संस्कार में, एक सोने का पात्र राजा के द्वारा बनवाया जाता था, जिसको पुजारी के सामने रखा जाता था। पुजारी उसमें कुछ मंत्र पढ़ता था। राजा नग्न होकर, निर्वस्त्र होकर उस पात्र में एक तरफ से जो है प्रवेश करता था और दूसरी तरफ से निकलता था, और निकलते ही पूजा करने वाला जो पुजारी होता था उसके जाति के साथ उसका गोत्र वगैरह सभी बदल दिया करते थे, और उसके परिवार या जो है अन्य लोग भी उसी की जाति के हो जाया करते थे। जो राजा के
निकटतम लोग होते थे या उसकी जाति के लोग होते थे, उससे संबंधित लोग होते थे, वो भी अपनी जातियां राजा की जाति के आधार पर रख लेते थे। इस प्रकार उसकी जाति और गोत्र सब बदल जाते थे। पूजा के बाद वह सोने का पात्र पुजारी लेकर चला जाता था। शूद्रों की अलग अलग जातियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से प्रभुत्व में थीं। उनमें से अधिकतर का संबंध पासी, अहिर, कुर्मी, मेड़, मीरा, मीना, मोहार इत्यादि जातियों से है। 1940 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ आए थे, जो वीरांगना ऊदा देवी के वंशज राय साहब राम सहाय चौधरी एमएलसी के यहाँ रुके थे और उन्होंने कहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में पासी है उसी प्रकार महाराष्ट्र में महार है। यह बात मुझसे कभी आर.के. सरोज और दीदी राजेश्वरी देवी ने 2017 में बताया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो भी राजा हुए हैं उनमें से अधिकतर पासी ग्रुप से संबंधित रहे हों, चाहे वो बिंबिसार रहे हों, नागदशक रहे हों, नंदवंशी हो या मौर्यवंशी जिसको कहा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर नवल वियोगी और प्रोफेसर एम अनवर अंसारी तथा अमृतलाल नागर गदर के फूल, सी इलियट, योगेश प्रवीण, लखनऊ के मोहल्ले और उनकी शान, किशोरी लाल गोस्वामी, लखनऊ की कब्र तथा अब्दुल हलीम सरर गुजास्ता, लखनऊ में पासियों के बारे में वर्णन किया है। इन इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में तुर्कों के आगमन के पूर्व भारत में पासियों, भरों आदि का राज्य था। अत्यंत गहन अध्ययन से यह पता चलता है कि पासी, भर, यादव, पटेल, मौर्य आदि भारतीय शासक थे और नागवंशी अर्थात मूल भारतीय शासक। भारतीयों का साम्राज्य काफ़ी गौरवशाली है, जैसा कि इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि इन्होंने कभी पासियों, भरों, यदुवंशियों आदि के नाम पर राज्य किया तो कभी नागवंशियों के नाम पर राज्य किया। भारतवर्ष में इस प्रकार यदि हम तीनों को मिला दें तो लगभग इनसे 3000 से 3700 वर्ष तक इस देश पर राज्य किया है, परंतु इतनी लंबी अवधि तक शासन करने वाली जाति या राजवंश की शाखाओं का नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। भारतीय वंश उपाधि नागवंशी शासक ने कुषाणों को पराजित करने के पश्चात धारण किया। लगभग 140 ईस्वी के आसपास नागवंशी और दस्यु शब्द भारतीय इतिहास में हमें तथाकथित वैदिक काल के पूर्व से दिखाई देने लगता है, जो कि सल्तनत काल के शुरुआत तक तो इन्हें पहचाना जा सकता है, परंतु उसके बाद भारतीय समाज और राजवंश में बहुत बदलाव आ जाता है, क्योंकि सल्तनत काल में कुछ नागवंशी क्षत्रियों तथा नए राजवंशों ने तुर्क सुल्तानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो आज प्रतिष्ठित वर्ग क्षत्रिय और राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। और समृद्धशाली इतिहास तथा उनकी ताकत के कारण लोगों ने उनकी दुर्बलताओं को जागृत पासी समाज भुलाकर सम्मान देना शुरू कर दिया। वास्तविक इतिहास में उनका वंश सत्ता में था ऐसा लिखा गया व प्रचारित किया गया और रामायण महाभारत जैसी गाथाओं के जरिए अपने आप को प्राचीनतम सिद्ध करने का प्रयास किया गया, परंतु जिसने मुगलों तथा अंग्रेज़ों तक अपना संघर्ष जारी रखा उसे जंगलों में पलायन करना पड़ा तथा अपनी सामाजिक हैसियत की तिलांजलि देनी पड़ी। वो समाज मुख्य धारा से अलग हो दलितों की श्रेणी में आ गया। नागवंशी शासकों में प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उदयन, नंदवंश, मौर्यवंश, हर्षवर्धन आदि आते हैं। भारतीय शासकों में शेषनाग, भोगिन, रामचंद्र, धम्मवर्मी, वंगर, भूत नंदी, शिशुनंदी, यशोनंदी तथा पद्मावती के गणपति नाग जैसे राजा थे। पासियों में महाराजा त्रिलोकचंद, सुहेलदेव, राजा कंस, राजा शातन, राजा बिजली डाल देव, अभयचंद, मानिकचंद, राजा गंगा बख्श रावत, खैरा पासी, लहरा पासी, बिजना पासी, महाराजा कल्याणी, महाराजा मानिकचंद, गंगादीन पासी, कुशहर पासी, राजा नल पासी, महाराजा जस पासी, राजा देवामाती, राजा केसरी, राजा मोहचंद, राजा बांका, राजा बशरा, राजा रुद्र, राजा मवई, राजा त्रिलोकचंद, राजा बन्नौर पासी, राजा कड़ेदीन पासी समेत सैकड़ों पासी राजा थे।
पर उन्हें धीरे धीरे गायब कर दिया गया। जिन लोगों ने 3000 से 4000 वर्ष तक शासन किया उन्हें पूरी तरह से गायब कर दिया गया। पर ये अब सैकड़ों जातियों में तब्दील हो चुके हैं, जबकि ये सभी एक तरीके से सगोत्री ही थे। आज सभी में ज़मीन आसमान का अंतर है। पासी समाज के लिए सबसे ख़राब समय 1857 का दौर था, जब पासी ने बड़ी मात्रा में 1857 की क्रांति में भाग लिया था, परंतु दुर्भाग्य से वे यह युद्ध हार गए। दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। बड़ी मात्रा में पासी समाज के लोगों ने अपना स्थायी निवास बदला, पर उससे भी वो बच नहीं पाए। उनके ऊपर जराइम पेशा सिटी एक्ट लगाया गया, जिससे उन्हें फौजों की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। पासी समाज सिर्फ युद्ध करना जानता था, उसे न तो खेती करना आता था, न व्यवसाय करना ही आता था। नतीजा ये हुआ कि वो बड़ी मात्रा में जंगलों की तरफ पलायन कर गए। बहुत बड़ी मात्रा में सैनिकों ने देश छोड़ दिया, वो विदेशों में पलायन कर गए, जिससे उनकी शक्ति कमज़ोर होती चली गई। और जिस वर्ग ने देश पर हजारों वर्ष शासन किया, वह एक दलित वर्ग बनकर रह गया।